हेलो दोस्तों, मैं मनीषा ओझा अपने ओझा एकेडमी चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे यूजीसी एनटीए नेट का 10वें यूनिट जो कि अन्य गतिविधियाँ के नाम से है। उसमें हम मुर्दहिया आत्मकथा का चौथा भाग लेकर आए हैं। इसके पहले हमने इसके 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो कि हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। और हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए जो भी जुड़ना चाहता है उसका भी लिंक हम टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पिताजी के दूसरे नंबर वाले भाई का नाम मुनेशर तथा तीसरे वही गुशैल नगर। तो लेखक के पिताजी जो थे उनके दूसरे नंबर भाई का नाम क्या था? तो मुनेशर था। और तीसरे का क्या नाम था? तो नगर था। पॉइंट टू नोट, ये दोनों उत्तर प्रदेश में प्रचलित प्रसिद्ध शिव नारायण पंथ के धर्म गुरु थे। ये दोनों क्या थे? तो शिव नारायण पंथ से जुड़े हुए थे, उनके धर्म गुरु थे। इन दोनों गुरुओं के दर्जनों अलग अलग चेले थे जो दूर दूर के गांवों में फैले हुए थे। संयोगवश अपने गांव का कोई भी व्यक्ति इनका चेला नहीं था। मुनेशर चाचा कलकत्ता की एक जूट मिल में नौकरी करते थे। अब लेखक के जो पिता थे उसके दूसरे भाई मुनेशर थे, कहाँ नौकरी करते थे? तो कलकत्ता में किस मिल में? तो जूट मिल में करते थे। पॉइंट टू नोट, अतः उनके दर्जनों चेले वहाँ भी थे जो मूलतः उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले थे। शिव नारायण पंथ के ये चेले जब भी अपने इन गुरुओं से मिलते उनके नमस्कार करने का एक विचित्र तरीका था। वे सिर पर पहले पगड़ी बांधते और फिर गुरु के सामने घुटना मोड़कर उकड़ू बैठ जाते। फिर दोनों हाथ एक साथ सटा हुआ फैलाकर गुरु के पैरों पर रख देते थे। वे अपने सिर को दाएं बाएं यौगिक मुद्रा में घुमाने के बाद पैरों पर ही झुकाकर जोर से बोलते, बंदगी साहिब। तो जो शिवनारायण पंथ था उनमें कौन सा गुरु मंत्र था? तो बंदगी साहब। बंदगी साहब करके वो नमस्कार या सलाम जो भी होता है वो करते थे। ये गुरु जब कभी चेलों के घर जाते तो थाली में उनका पैर धोकर उन गंदे पानी को चेले पी जाते थे। हमारे घर में शिवनारायण पंथ की परंपरा में साल में 3 अवसरों पर समारोह होता था। तो लेखक के घर शिवनारायण पंथ की परंपरा में कितनी बार साल में ये समारोह मनाया जाता था? तो 3 बार। कब कब? तो आइए चलिए देखते हैं। जिसमें बड़ी संख्या में चेले उपस्थित होते। ये 3 अवसर होली, दिवाली और कृष्ण जन्माष्टमी थी। तो पॉइंट टू नोट दैट कि ये जो 3 अवसर थे कौन कौन से थे? तो होली, दिवाली और कृष्ण जन्माष्टमी। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि लेखक के घर में शिवनारायण पंथ पर होने वाले जो महोत्सव या समारोह था कब कब होता था? तो कूट में भी दे सकता है या कब नहीं होता था। तो होली, दिवाली, कृष्ण जन्माष्टमी और एक और दे देगा जिसे हमें जो नहीं दिया है उसको चूज करना है। इन समारोहों को गादी लगाना कहा जाता था। लकड़ी की बनी छोटी मेज के बराबर छोटे पैरों वाली एक चौकी रख दी जाती। उस पर साफ कपड़ा बिछाकर सुविधा अनुसार उपलब्ध किसी भी देवी देवता का शीशे में मढ़ा हुआ फोटो रख दिया जाता था। ढेर सारी अगरबत्तियां भी जलाकर रखी जाती। यद्यपि हमारे परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, किंतु घर में ना जाने किस भाषा में लिखी हुई एक हस्तलिखित पांडुलिपि लाल कपड़े में रखी हुई थी जिसे अनायास कहा जाता था। तो अनायास किसे कहा जाता था? तो एक पांडुलिपि थी जिसे लाल कपड़ों में बांध कर रखते थे लेखक के घर वाले, उसे अनायास कहते थे। इस पांडुलिपि को कोई व्यक्ति छू तक नहीं सकता था। इस रहस्यमय अनायास को भी चौकी पर रख दिया जाता। इसी को गादी लगाना कहा जाता था। गादी लगाते ही चौकी के चारों तरफ गुरु समेत चेले तन्मय होकर बैठ जाते। इसके बाद ढोल, खजीरा तथा अन्य वाद्य यंत्रों के साथ
रात भर शिव नारायण के भजन गाए जाते थे। बीच बीच में कबीर के भी भजन गाए जाते थे। अब यहाँ पर देखिए, जो उस समय वहाँ महोत्सव होता था उसमें क्या क्या बजाया जाता था, तो ध्यान दीजिएगा, ढोल, खजीरा और अन्य वाद्य यंत्र। पॉइंट टू नोट, क्या क्या बजाया जाता था, तो ढोल बजाया जाता, ढोलक, खजीरा और अन्य वाद्य यंत्र। यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि मुर्दहिया में लेखक के घर जो महोत्सव होता था उसमें कौन सा यंत्र नहीं बजाया जाता था, तो ढोल, खजीरा, वाद्य यंत्र चूज करने क्वेश्चन आया भी है। रात भर शिव नारायण के भजन गाए जाते, बीच बीच में कबीर के भी भजन गाए जाते थे। साथ ही एक बड़े कहाड़े में दूध, घी, सूजी, गुड़ तथा किशमिश आदि के मिश्रण से ढेर सारा प्रसाद पकाया जाता, जिसका वितरण गादी समाप्त होने पर किया जाता। किसी शिवनारायण पंथी की मृत्यु हो जाने पर हिंदुओं की तरह उनकी लाश को जलाया नहीं जाता था। अब देखिए, शिवनारायण पंथ के जो लोग थे उनकी मृत्यु होने पर उनको जलाया नहीं जाता था, बल्कि मुसलमानों की तरह दफनाया जाता। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि मुर्दहिया में जो शिवनारायण पंथ के लोग थे उनको किस प्रकार से उनका अंतिम संस्कार किया जाता था, तो मतलब दफना कर या जलाकर, तो उसमें यहाँ पर दफना कर रहेगा। तो पॉइंट टू नोट, किसी किसी को गंगा नदी में बहा भी दिया जाता था। मृतकों के अंतिम संस्कार की एक विशेष बात यह होती थी कि लाश को घर से कब्रिस्तान तक ले जाते समय 100 यात्री ढोल मजीरा के साथ भजन गाते हुए चलते थे तथा रास्ते में 5 जगह लाशों को जमीन पर रखकर एक विशेष भजन गाया जाता था, जिसे परवाना कहते हैं। दफनाते समय भजन, गायकी तथा वाद्य यंत्रों की रफ्तार बेहद तेज हो जाती थी। सारे 100 यात्री मृत्यु के तीसरे दिन मृतक के घर इकट्ठा होते और भाड़ में भुने हुए गेहूं का दाना खाकर शरबत पीते। गेहूं के दाने को बहुरी कहा जाता था। बहुरी के संदर्भ में एक रोचक तथ्य यह है कि गांव की दलित महिलाएं आपस में झगड़ा करते समय एक दूसरे के बेटे, पिता, पति या किसी अन्य की बहुरी भुजाने की थाप देती, तो इसे बहुत बुरा माना जाता था। तो मुर्दहिया में जो गांव में झगड़े होते थे उसमें कौन सा शब्द बोला जाता था, तो बहुरी भुजाने। पॉइंट टू नोट, जाहिर है बहुरी भुजाने का मतलब होता था विपक्षी के सगे संबंधियों की मृत्यु कामना। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुरी भुजाने के आगे लिख लीजिएगा उसका अर्थ, कि इसका मतलब होता है विपक्षी के सगे संबंधियों की मृत्यु का कामना करना। बाद में मृत्यु के 13वें दिन तेरही के अवसर पर बहुत बड़ा मृत्यु भोज होता था। तो देखिए, लेखक के यहाँ जो भोज होता था कितने दिन पर होता था, तो 13 अर्थात 13वें दिन पर मृत्यु भोज होता था। शिवनारायण पंथ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके संस्थापक शिवनारायण स्वयं उत्तर प्रदेश बलिया जिले के एक क्षत्रिय थे, किंतु इनके अनुयायी सिर्फ दलित जाति के लोग बने थे। अब यहाँ भी नोट करने की बात है कि शिवनारायण पंथ के जो थे ना संस्थापक कौन थे, तो स्वयं शिवनारायण थे और कहाँ के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रहने वाले थे। और किस जाति से संबंधित थे, तो ये क्षत्रिय थे, किंतु इनके अनुयायी सिर्फ दलित जाति के लोग थे। सिर्फ दलितों में इस पंथ का प्रचलन अपने आप में एक रहस्यमय तथ्य है। शिवनारायण पंथी बन जाने पर उस व्यक्ति को गुरुमुख कहा जाता था। तो शिवनारायण पंथी जो शिवनारायण पंथी में सम्मिलित हो जाता था तो उसको क्या कहा जाता था, गुरुमुख कहा जाता था। पॉइंट टू नोट, पिताजी के चौथे बड़े भाई का नाम मुन्नर था। तो लेखक के पिताजी जो थे उनके चौथे भाई का नाम क्या था, मुन्नर था। नोट कर लीजिए, बाद में हम बताएंगे, क्रम से बता देंगे उन सबके भाइयों का नाम, बाद में आप लोग लिख लीजिएगा। वे चौधरी चाचा या दोनों शिव नारायण पंथी गुरु चाचाओं से बिल्कुल भिन्न एक समन्वयवादी किस्म के व्यक्ति थे। इसी विशेषता के कारण उन्हें परिवार का मालिक बनाया गया था। अब लेखक के परिवार का मालिक कौन था, तो लेखक के पिता के चौथे भाई जो थे ना मुन्नर, वो उस परिवार के मालिक थे। पॉइंट टू नोट, तो मालिक कौन था, तो मुन्नर थे। घर में जो कुछ संपदा थी
उसका वे हिसाब किताब रखते। मुन्नर चाचा भूत पिचास में बहुत विश्वास करते थे। वे दादी की तरह चमरिया माई के भक्त थे। साल में गर्मी के दिनों में गांव भर के दलित मिलकर चमरिया माई तथा डीह बाबा की पूजैया करते थे। ये हमने पहले बता दिया है कि मुर्दहिया में किसकी किसकी पूजा होती थी। लेखक के गांव में तो चमरिया माई की और डीह बाबा की पूजा होती थी। यह पूजैया आम पूजा से भिन्न होती थी। हर साल पूजैया के आयोजन में मुन्नर चाचा की नेतृत्वकारी भूमिका होती थी। वे गांव भर के लोगों से पूजैया के लिए अंशदान इकट्ठा करते। रात के समय सोता पड़ने के बाद गांव के बाहर मैदान में लोग इकट्ठा होकर बड़े बड़े घड़ों में धार बनाते तथा इस अवसर पर किसी न किसी ओझा या तांत्रिक को अवश्य बुलाया जाता। ओझा लौंग तोड़ तोड़ कर विभिन्न देवियों का नाम लेकर हिचक हिचक कर विचित्रा शब्द ध्वनि निकालता। यह क्रम घंटों रात के सन्नाटे में चलता रहता। धार से भरे हुए घड़ों के पास लाल कपड़े की अनेक झड़ियाँ भी रखी जाती थी। साथ में गोल आकृति का एक बड़ा भतुआ एक प्रकार का कद्दू होता है, रखा जाता था। भतुआ अंदर से बिल्कुल लाल रंग का होता था। काटने पर ऐसा लगता था मानो खून में लथपथ हो। ओझावारा उझैती समाप्त होने पर मुन्नर चाचा के नेतृत्व में धार से भरे घड़ों को उठाकर कंधे पर रख लिया जाता। झड़ियाँ पकड़ ली जाती। चाचा भतुआ लेकर सबके आगे चलते तथा चमरिया माई एवं डीह बाबा की जय की सर्वाधिक जोर से लगाए जाने वाले नारों के साथ लोग दूसरे गांव की सीमा में ऐसे जगह पहुंचते जहां एक रास्ता दूसरे रास्ते को काटता था। अब देखिए भतुआ जो है ना, भतुआ की पेठा बनती है। वहां पर सबसे पहले भतुआ को पटक कर चकनाचूर कर दिया जाता था। वह धार भी गिरा दी जाती थी और झड़ियाँ गाड़ दी जाती थी। इसके बाद लोग चुपके से घर वापस आ जाते। पुजैया में भतुआ का तोड़ा जाना संभवतः नर बलि का प्रतीक होता है। अब पॉइंट टू नोट कि भतुआ किसका प्रतीक यहाँ माना गया है, तो नर बलि का प्रतीक माना गया है। किसका प्रतीक माना गया है? नर बलि का प्रतीक। भतुआ जो है इसका पेठा भी बनता है और इसका अदौरी होता है। हमारे उत्तर प्रदेश में अदौरी भी बनता है इसकी। इस सालाना पुजैया के पीछे गांव वालों का अटूट विश्वास था कि अगले साल गांव में कोई बीमारी या अन्य आपदा नहीं आएगी। पुजैया के दूसरे दिन दलित बस्ती के सभी लोग मिलकर एक बहुत बड़ा सूअर खरीद कर लाते थे और उसकी बलि चढ़ाई जाती थी। सूअर खरीदने की प्रक्रिया बड़ी रोचक होती थी। सूअर पालने वाले दूर दूर के गांवों में रहते थे। साधारणतया दलितों में पासी जाति के लोग सूअर पालते थे। तो सूअर कौन पालता था? तो दलितों में पासी जाति के लोग सूअर पालते थे। पॉइंट टू नोट, हमारे गांव में कोई पासी नहीं रहता था। किसी किसी गांव में 1 या 2 घर पासियों के होते थे। सूअरों को रखने के लिए 10 से 15 फीट का लंबा चौड़ा 2 फीट गहरा चौकोर गड्ढा खोदकर किनारे किनारे 4 या 5 फीट की ऊंची दीवार खड़ी की जाती तथा उसके ऊपर गन्ने की पत्ती से बनी मड़ई टांग दी जाती। इस मड़ई का प्रवेश द्वार बहुत सरकरा तथा कमरे के अंदर की ओर छिछला होता था। इस निवास को खुबार कहते हैं। इसमें 15-20 सूअर रहते थे। ये सूअर रात के समय ही खुबार में आते थे, अन्यथा वे गांव के आसपास इधर उधर भोजन की तलाश में भटकते रहते थे। इसलिए सूअर खरीदने वाले भी दौड़ते हुए सूअरों का पीछा करते हुए उनमें से किसी एक को पसंद करते थे। पसंद करने के बाद कीमत तय की जाती थी। कीमत तय हो जाने पर उसे पकड़ने के लिए लंबी लंबी सामूहिक मैराथन दौड़ लगानी पड़ती थी। कभी कभी सूअर घंटों भागता रहता था। दौड़ भी उतनी देर जारी रहती थी। अंततः उसे घेर कर मुश्किल से काबू में किया जाता था। पकड़ने के बाद सूअर के चारों पैरों को मोटी रस्सी से एक साथ बांध दिया जाता था। फिर एक मोटे बांस की काड़ी में लटकाकर 2-2 आदमी आगे पीछे जिस तरह डोली कहार उठाते हैं वैसे ही उठाकर अपने गांव लाते थे।
जिस तरह उस जमाने में सवर्ण घरों की कन्याएं विवाह के बाद विदा होकर डोली में बैठकर ससुराल जाते समय रोती चिल्लाती तथा रुदन गायकी करती थी, ये सूअर भी वैसे ही मानव कंधों पर काड़ी में बंधे हुए उल्टे लटके हुए रास्ते भर चिल्लाते रहते थे। सूअर की बलि या उसे मारने का तरीका बहुत अमानवीय होता था। सूअर को जमीन पर लिटाकर उसकी गर्दन तथा कमर के ऊपर बांस की कांडी रखकर चार चार आदमी जोर से दबाए रहते। फिर एक आदमी द्वारा लगभग 2 फीट लंबी अत्यंत नुकीली लोहे की सरिया, जिसे हिकना कहते हैं, तो सूअर को मारने का जो यंत्र था वो क्या था? हिकना था। पॉइंट टू नोट, उसके सीने में भोंक दिया जाता था। सरिया भोंकते समय सूअर बड़ी तेज आवाज में चिल्लाना शुरू कर देता था। उसकी यह आवाज़ मीलों दूर तक सुनाई देती थी। सूअर की चिल्लाहट के साथ ही चमरिया माई तथा डी बाबा की जयकार भी होती रहती थी। सूअर के मरते ही हिकना को सीने से निकाल लिया जाता था। उसके गहरे घाव में उतना ही बड़ा अरहर का डंडा, जिसको रहट्ठा कहा जाता था, घुसेड़ दिया जाता ताकि खून बाहर ना निकले। मृत सूअर के बाल उखाड़ने के बाद उसे गन्ने की पत्ती जलाकर खूब भुना जाता था ताकि उसके चमड़ी में घुसे बालों की जड़ें समाप्त हो जाएं। इसके बाद सूअर की पूंछ के पास का पूंछ समेत करीब 1 किलो का मांस बड़ा टुकड़ा सबसे सबसे काट कर निकाल लिया जाता था। इस पूरे टुकड़े को पूंछ ही कहा जाता था, जिसे हमारे 12 गांव के चौधरी चाचा को समर्पित किया जाता था। गांव में जब भी सूअर की बलि या बिना बलि वाला सूअर मारा जाता, यह 1 किलो की पूंछ चौधरी के नाम पर हमारे परिवार को मुफ्त में मिलती थी। का बाकी मांस आवश्यकता अनुसार हर परिवार पैसे से खरीदता था। सूअर की पूंछ चौधरी चाचा की 12 गांवों में विशिष्ट प्रतिष्ठा और उनकी न्यायिक भूमिका की मान्यता का प्रतीक थी। यह परंपरा चौधरी चाचा के जीवन पर्यंत जारी रही। इस तरह हमारा परिवार संयुक्त रूप से बृहद होने के साथ साथ वास्तव में एक अजायब घर ही था। तो लेखक ने अपने परिवार को क्या कहा है? तो अजायब घर कहा है। पॉइंट टू नोट, इसमें भूत प्रेत, देवी देवता, संपन्नता विपन्नता, सगुन अपसगुन, मान अपमान, न्याय अन्याय, सत्य असत्य, ईर्ष्या द्वेष, सुख दुख आदि आदि सब कुछ था, किंतु शिक्षा कभी नहीं। उन्हीं दिनों हमारे सदियों पुराने खानदान में एक युगांतकारी घटना हुई। मैं लगभग 5 साल का हो चुका था। यह सन 1954 की बात है। हमारे परिवार के जो लोग आसनसोल और कलकत्ता के खानों और मिलों में काम करते थे, कभी कभी पोस्ट कार्ड पर चिट्ठियां भेजा करते थे। हमारे दलित बस्ती में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। गांव में ब्राह्मण ही पढ़े लिखे थे। वे अक्सर दलितों की चिट्ठियां पढ़ने में आनाकानी करती तथा पढ़ने के पहले अपमानजनक बातें सुनाते। इस व्यवहार में ऊब कर घर वालों की कृपा दृष्टि सबसे छोटा बालक होने के कारण मेरे ऊपर पड़ी। परिणाम स्वरूप पूर्वोक्त शिव मंदिर के पास स्थित प्राइमरी स्कूल में मुझे चिट्ठी पढ़ने लायक बनाने के उद्देश्य से भेजा गया था। अब देखिए लेखक को किस उद्देश्य से उन्हीं प्राइमरी स्कूल में भेजा गया था। तो पॉइंट टू नोट कि लेखक को चिट्ठी पढ़ने के लायक बनाने के उद्देश्य से प्राइमरी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा गया था। इसके बाद से यहाँ पर हमारा जो पहला भाग है वो ख़त्म होता है मुर्दहिया का। पहला भूमिका या पहला भाग बोल लीजिए। उसके बाद से दूसरा भाग शुरू होता है यहाँ पर मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन। क्या है? मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन है इसमें। तो देखेंगे स्कूल ले जाने से पहले अब वहाँ तो ये तय कर लिया गया कि चिट्ठी पढ़ने के लिए लेखक को अब प्राइमरी स्कूल में भेजा जाने लगा। अब उनकी प्राइमरी जीवन की दशा क्या है, कैसे उनकी प्राइमरी शिक्षा ग्रहण हुई, उन सब के बारे में यहाँ बताया गया है। तो स्कूल ले जाने से पहले पिताजी गांव के अंबिका पांडे के पास साइत यानी शुभ दिन का मुहूर्त पूछने गए।
अब देखिए, लेखक की प्राइमरी शिक्षा ग्रहण करने का दिन सुनिश्चित करने के लिए, साइट दिखाने के लिए किसके पास गए थे? तो अंबिका पांडे के पास गए थे। पॉइंट टू नोट। अंबिका पांडे सादे विवाह से लेकर फसल बोने और काटने तक की साइट बताने के लिए मशहूर थे। उनकी इस विद्या का रहस्य यह था कि उनके पास 1 फीट लंबी और उसकी आधी चौड़ाई वाली एक पुस्तिका होती थी, जिसे वे पतरा कहते थे। तो अंबिका पांडे किससे साइट देखते थे? तो पतरा से साइट देखते थे। वैसे में तो नॉर्मली सबको पता चल जाएगा कि पतरा से साइट देखते थे। इसे वे एक लाल कपड़ा में बांधकर बड़े जतन से रखते थे तथा किसी को छूने नहीं देते थे, यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी नहीं। इसलिए वह अत्यंत रहस्यमय बना रहता था। गांव के दलितों के बीच यह मान्यता थी कि अंबिका पांडे का पतरा सीधे आसमानी देवलोक से ब्रह्म जी ने गिराया था। अब देखिए कितने अंधविश्वासी हैं सब। अंबिका पांडे का पतरा सीधे आसमानी देवलोक से ब्रह्म जी ने गिराया था। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण का दिन भी अंबिका पांडे ही बताते थे। जाहिर है कि ये ग्रहण उनके द्वारा बताए गए दिन को ही लगते थे। जिस दलित पांडे का एक अजूबा चमत्कार समझते थे, शायद बताने के लिए अंबिका पांडे उस पतरा का कोई भी पन्ना खोलकर आंखें मूंद कर अपनी तर्जनी उंगली उस पर इधर उधर फेरते और किसी एक स्थल पर रोककर उंगली के नीचे अंकित दिन को शायद निर्धारित कर देते। यह सब देखकर दलितों के बीच यह भी अटूट विश्वास था कि अंबिका पांडे की उसी पतरे में सारे वेद पुराण छिपे हुए हैं। इन सारे चमत्कारों की हकीकत यह थी कि उनका वह रहस्यमय पतरा एक छपा हुआ पंचांग था जो वाराणसी से हर साल प्रकाशित होता था। इसी हिंदू पंचांग में चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तथा सभी त्योहारों आदि का दिन छपा हुआ रहता था। अंबिका पांडे ने अपनी इसी चमत्कार से मेरे स्कूल जाने का दिन मंगलवार तय किया। अब देखिए, लेखक किस दिन अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाने लगे? तो मंगलवार के दिन, अर्थात उनकी शिक्षा ग्रहण करने का जो सुनिश्चित दिन था वो मंगलवार रखा गया था। और किसने रखा था? तो अंबिका पांडे रखे थे। हिंदू रीति से आषाढ़ का महीना था। कौन सा महीना था? आषाढ़ महीना था। पॉइंट टू नोट। स्कूल जाने का वह पहला दिन मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि पिताजी मुझे अपने कंधों पर बैठाकर स्कूल ले गए थे। उसी पूर्वोक्त शिव मंदिर के पास स्थित स्कूल का नाम था प्राइमरी पाठशाला सिरपुर कुटी। अब लेखक किस स्कूल में अपनी शिक्षा ग्रहण किए थे? उस स्कूल का नाम क्या था? तो प्राइमरी पाठशाला सिरपुर कुटी। पॉइंट टू नोट। मेरे गांव से 1.5 किलोमीटर दूर इस स्कूल से लगभग 1 फरलांग पहले एक नाला पड़ता था, जिसमें बरसात के दिनों में अक्सर बाढ़ आ जाती थी, जिसके कारण छात्रों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था। मेरे पिताजी बड़े उदार किस्म के व्यक्ति थे, इसलिए वे हर बरसात में जब भी बाढ़ आने पर मुझे स्कूल ले जाते। उस नाले के पास खड़े दर्जनों बच्चों को भी वे अपने कंधों पर बारी बारी से बैठाकर नाला पार कराते थे। उनके इस चरित्र ने उन्हें उस प्राइमरी पाठशाला में बहुत लोकप्रिय बना दिया था। इतना ही नहीं, उस स्कूल के 5 अध्यापकों में से 3 नाले के उस पार 6-7 किलोमीटर दूर स्थित विभिन्न गांवों से आते थे। अब देखिए, लेखक के जो प्राइमरी स्कूल था उसमें कितने टीचर थे? तो 5 थे। उन्हें ये भी नोट कर लीजिएगा कि 5 टीचर थे उनके प्राइमरी स्कूल में। उन्हें भी कभी कभी सीने के बराबर तक पानी भर जाने पर बच्चों की ही तरह अपने कंधों पर बैठाकर नाला पार कराते थे। विशेष रूप से शाम के समय बाढ़ आने पर अनेक बच्चे और तीनों अध्यापक नाले के पार इंतजार करते रहते थे, यह सोचकर कि मेरे पिताजी अवश्य आएंगे। और ऐसा ही होता था। बहुत से छात्र स्कूल से करीब 1.5 किलोमीटर दूर उस नाले पर बने एक पुल से दूर दूर स्थित गांवों में चले जाते थे। इस प्रक्रिया में जब मैं पहले दिन स्कूल पहुंचा तो नाम लिखते हुए अध्यापक मुंशी राम सूरत लाल ने पिताजी से पूछा, यह कब पैदा हुआ? तो लेखक की जो स्कूल के टीचर थे 5, उनमें से जो अध्यापक थे मुंशी, जो एक अध्यापक थे उनका नाम था मुंशी राम सूरत लाल। पॉइंट टू नोट। जवाब मिला, 4-5 साल पहले बरसात में
मुंशी जी ने तुरंत बरसात का मतलब 1 जुलाई 1949 समझा और यही दिन हमेशा के लिए मेरे जन्म से जुड़ गया। क्योंकि उस जमाने में दलितों के बीच निरक्षरता के चलते बच्चों के जन्मदिन का लेखा जोखा या कुंडली आदि का कोई प्रचलन नहीं था। इसलिए लगभग सभी माँ बाप ऋतुओं से ही अपने बच्चों के जन्मदिन को जोड़ देते थे। यही कारण था कि उस समय के अध्यापक बरसात बताने पर हर का जन्मदिन 1 जुलाई, जाड़ा बताने पर 1 जनवरी तथा गर्मी बताने पर 1 मार्च। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बरसात बताने पर जुलाई का महीना लिखते थे वो सब 1 जुलाई, और जाड़ा बताने पर 1 जनवरी, और गर्मी बताने पर 1 मार्च। पॉइंट टू नोट, नोट भी कर लीजिएगा। यही फार्मूला भारत के अनेक गांवों में आज भी प्रचलित है। परिणाम स्वरूप नौकरी पेशे वाले अधिकतर दलित इन्हीं तारीखों पर रिटायर होते थे। उन दिनों स्कूल खुलने के पहले ही दिन सारे नए बच्चों के नाम लिखे जाने का प्रचलन था। हमारी पहली कक्षा में कुल 43 बच्चे थे। तो लेखक की पहली कक्षा में कितने बच्चे थे? 43 बच्चे थे। पॉइंट नोट, जिनमें 3 लड़कियां थी। रोल नंबर के हिसाब से कक्षा में टाट पर बैठाया जाता था। पहले चार्ट रहेगा, यहाँ टाट लिखा है। पहली पंक्ति रोल नंबर 1 से शुरू होकर 13 पर समाप्त हो गई। शेष 2 पंक्तियों में इसी क्रम में 15-15 बच्चे बैठते थे। मेरा नाम और स्थान पहली कतार में रोल नंबर 5 के साथ होता था। इस तरह बच्चों में मेरे अलावा चिखुरी, रमझू, बाबूराम, यदुनाथ, मुल्कू, रामकेर, दलशिगार, जग्गन, रामनाथ, बिरजू, बाबूलाल तथा मेवा थे। अब आप लोग नोट कर लीजिएगा कि लेखक के सहपाठी या मित्रों में इनका नाम नोट कर लीजिएगा, और आगे भी मिलेगा अभी और। ओके, शीघ्र ही इस तरह का रहस्य उजागर हो गया। हम सभी दलित थे। मुंशी जी की उपस्थिति में हमें कोई अन्य बच्चा नहीं छूता था। ऐसे ही वातावरण में शुरू हुई मेरी शिक्षा। पहले दिन कक्षा में मुंशी जी ने सिखाया कि जब हाजिरी के लिए नाम पुकारा जाए तो उठकर खड़ा हो जाना और बोलना कि उपस्थिति मुंशी जी। इसके बाद दूसरा पाठ पढ़ाया गया कि पेशाब लगने पर खड़ा होकर दाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली दिखाना। शुरू शुरू में अधिकतर बच्चे उपस्थिति शब्द का उच्चारण नहीं कर पाते थे, जिस पर मुंशी जी अविलंब गालियों की बौछार कर देते थे। विशेषकर दलित बच्चों को वे चमरकिट कहकर अपना गुस्सा प्रकट करते थे। तो मुंशी जी कौन सा गाली देते थे? तो चमरकिट गाली देते थे। वे छोटी छोटी गलती पर बच्चों से ही अरहर के बड़े बड़े डंठल तुड़वा कर मंगाते और उन्हीं से उनकी हथेली पर जोर जोर से मारते और साथ में गालियां भी देते जाते। इस तरह पहली ही कक्षा में मुंशी जी का आतंक बच्चों पर छा गया। उस समय प्राइमरी स्कूल में कागज पर लिखने का चलन नहीं के बराबर था। सिर्फ कक्षा 5 में कागज पर कुछ कुछ पढ़ाई लिखाई शुरू की जाती थी। बाकी सारी लिखाई पढ़ाई हर छात्र लकड़ी की पटरी पर करता था। करीब 15 इंच लंबी और 9 इंच चौड़ी पटरी को गांव के लोहार ही वसूले से गढ़कर और रंगा में रंग कर चिकना बना देते थे, किंतु उस पर लिखने लायक बनाने के लिए छात्र रोज पुचारा से रंग कर पटरी को धूप में सुखाते थे, जिसके बाद चुल्हा से रगड़कर खूब चमकाया जाता। उसके बाद उस पर दुधिया के घोल से नरकट की बनी कलम के द्वारा लिखा जाता था। काला पोचारा बनाने की विधि बड़ी विचित्र होती थी। हर छात्र द्वारा अपने घर मिट्टी के तेल से जलने वाली ढिबरी की लौ के ऊपर एक परई अर्थात मिट्टी का बना छिछला कटोरा उठंगा दिया जाता था, जिस पर करीब 1 घंटा बाद ढेर सारा गुल जम जाता था अर्थात कालिख। इस गुल को मिट्टी से ही बनी एक घड़िया में घोल लिया जाता था, जिसे पुचारा कहा जाता था। अर्थात कालिख को घोल लिया जाता है, वो काला हो जाता था पूरा। एक बड़ी शीशी को चुल्ला कहते थे,
जिससे पोचारा लगाने के बाद पटरी को चूला जाता था। गिनती सीखने के लिए हर छात्र को अपने घर से पटसन के सूखे सफ़ेद डंठल को एक एक फीट लंबा तोड़कर उसे लाल, पीले, हरे और नीले रंग में अलग अलग रंग कर स्कूल में लाना पड़ता था। इन डंठलों को लंगा या सट्ठा कहा जाता था। लेखन पठन सामग्री के रूप में पहली कक्षा में मेरे पास यही सामान यानी एक लकड़ी की पटरी, एक घड़ियाल, दूधिये का घोल, एक नरकट की कलम, एक भर की पुचारा और एक चुल्ला और एक रंग बिरंगे लगे थे। एक चुल्ला और रंग बिरंगे लगे थे, किंतु कोई किताब नहीं थी। इन्हीं सामानों के साथ शुरू हुई मेरी चिट्ठी पढ़ने लायक क्षमता प्राप्त करने वाली युगांतकारी शिक्षा। मुंशी जी श्याम पट पर अक्षर लिखते और सभी बच्चों को पटरी पर वैसा ही लिखने को कहते। शुरू शुरू में डर के मारे नरकट पकड़ते ही हाथ कांपने लगता था। लिखने के लिए हर कोशिश असफल हो जाती थी और ऊपर से मुंशी जी को चमरकिट वाली गाली इतना भय पैदा कर देती कि अनंत गोत्वा मैं स्कूल जाने के नाम पर रोने चिल्लाने लगता था। पिताजी मुझे ऐसे अवसरों पर पीटते हुए स्कूल ले जाते थे और साथ में यह कहते जाते, ई स्कूले ना जइबा त चिठिया के पढ़ी। किंतु मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता, इसलिए कक्षा के अन्य बच्चों की अपेक्षा मैं काफ़ी देर से क ख ग घ लिखना सीख पाया, वह भी साथ पढ़ने वाले एक छात्र शंकटा सिंह की सहायता से। तो जहाँ आप लोग लेखक के मित्रों के बारे में लिखे हैं, उनके नाम लिखे हैं, उसके आगे आप शंकटा सिंह का भी नाम जोड़ लीजिएगा। शंकटा सिंह मेरे गांव के पूरब में करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित बारे गांव के एक बड़े क्षेत्रीय जमींदार के बेटे थे। अब आप एक ऐसा लाइन बनाइए जैसे कि मुर्दहिया में आने वाले गांव, तो पहला मतलब लिख लीजिएगा बारी। जितने भी गांव आएंगे उसमें आप उन सब का नाम लिख लीजिएगा, क्योंकि ये भी पूछ सकता है कि मुर्दहिया में कौन से गांव का जिक्र नहीं किया गया है। तो बारी गांव का है तो बारी गांव लिख लीजिएगा। उसके बाद से जितने गांव आएंगे हम एक जगह इकट्ठा लिख लेंगे। तो बारी गांव के एक बड़े क्षत्रिय जमींदार के बेटे थे। उनकी उम्र भी मेरी ही करीब करीब 5-7 साल की थी, किंतु वे बहुत ही समझदार और दयालु स्वभाव के थे। वे बहुत जल्दी लिखना सीख गए थे। उस समय स्कूलों में भी छुआछूत का प्रचलन बहुत ज़्यादा था और श्रमणीय छात्र प्रायः दलित छात्रों से नहीं मिलते जुलते थे, किंतु शंकटा सिंह अपवाद थे। वे हमेशा मुझसे घुल मिल कर रहते थे। उन्होंने ही मुझे एक तरह से मजबूर करके लिखना सिखाया था। मेरे लिए कक्षा 1 में शंकटा सिंह मुंशी जी से भी ज़्यादा सफल शिक्षक सिद्ध हुए। वे बड़े अधिकार के साथ मुझसे बार बार लिखवाने की कसरत कराते। पटरी पर लिखते लिखते जब दुधिया का घोल समाप्त होने लगता तो हम उसमें थोड़ा पानी मिला देते, जिससे वह पतली हो जाती, इसलिए अक्षर साफ नहीं बन पाते। शंकटा सिंह ने इस पतली दुधिया को गाढ़ा बनाने के लिए कविता शैली में एक मंत्र सिखाया, जिसे वे मेरे साथ गाते थे। यह मंत्र था, ताले के पानी पताले जो, शेर बर दुधिया मोरे में आजो। तो ये जो मंत्र था किसने सिखाया था? तो लेखक के दोस्त ने उन्हें सिखाया था। कौन सा मंत्र था? ताले के पानी पताले जो, शेर भर दुधिया मोरे में आजो। ये नोट कर लीजिएगा। शंकटा सिंह के सिखाने के अनुसार हम इस तथा कथित मंत्र को गाते हुए अपने हाथ को दूसरे बच्चे के पास वाली दुधिया की घड़िया की तरह फैलाकर हवा में ही अंजलि बनाकर अपनी घड़िया की तरह वापस लाते। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती और पूरा विश्वास हो जाता कि अपनी दुधिया गाढ़ी हो चुकी होगी।
यह मंत्र शीघ्र ही सभी बच्चे सीख गए। कभी कभी कुछ बच्चे आपस में इस बात पर खूब झगड़ जाते कि उनकी दुधिया मंत्र द्वारा दूसरे ने चुरा ली। बीच बीच में कुछ बच्चे मंत्र द्वारा दुधिया चोरी की शिकायत मुंशी जी से भी कर देते। फिर मुंशी जी का वही गालियाँ वाला स्वभाव तुरंत विस्फोटित हो जाता। चाहे जो भी हो, दुधिया गाढ़ा करने वाला मंत्र बच्चों के लिए एक अत्यंत मनोरंजक खेल था। इसी मंत्र को गाते गाते हम कक्षा 1 से 2 में पहुँचे। कक्षा 2 में मंत्र जाने के लिए मुंशी जी ने हर बच्चे से 2 रुपए पास कराई, यानी पास कराने का घूस लिया था। अब देखिए, मुर्दहिया में पास कराई कितने रुपए घूस ली गई थी? तो 2 रुपए। नोट कर लीजिएगा। यह 2 रुपए मुझे बड़ी मुश्किल से घर से प्राप्त हुआ। यह पास कराई सभी अध्यापक लेते थे। जो बच्चा नहीं देता उसे फेल कर दिया जाता था। उस स्कूल में यह प्रचलन था कि हर अध्यापक को एक बैच के छात्रों को कक्षा 1 से 4 तक लगातार पढ़ाना पड़ता। 4 के बाद फिर वही क्रम कक्षा 1 से शुरू करना पड़ता था। कक्षा 5 को हमेशा हेडमास्टर जी पढ़ाते थे। इस तरह हमारे स्कूल में कुल 5 अध्यापक थे। मुंशी राम सूरत लाल के अलावा बंसी पांडे, हरीश सिंह, बलराम सिंह और परशुराम सिंह। अब यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि लेखक के प्राइमरी स्कूल में कितने टीचर थे, तो हमने पहले 5 नोट कर लिया है। और उसी के सामने आप लिखिए मुंशी राम सूरत लाल के अलावा जो है बंसी पांडे थे, हरीश सिंह थे, बलराम सिंह थे और परशुराम सिंह। परशुराम सिंह क्या थे? तो हेडमास्टर थे। पॉइंट टू नोट। एक बार कक्षा 3 में मेरे घर वालों ने 2 रुपए पास कराए देने से मना कर दिया। परिणाम स्वरूप मुंशी जी ने मुझे फेल कर दिया। यह खबर बाबू साहब बलराम सिंह को जब मालूम हुई तो उन्होंने मुंशी जी को बहुत डांटा। इसका एकमात्र कारण यह था कि मैं कक्षा 3 में पहुंचते पहुंचते उस स्कूल का सबसे तेज विद्यार्थी बन चुका था। विशेष रूप से गणित में मुझे बहुत रुचि थी। तो लेखक को किस विषय में सबसे ज़्यादा रुचि थी? तो गणित में। पॉइंट टू नोट। स्कूल में हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन अनेक खेल कूद में एक खेल गणित दौड़ की जाती थी। इसमें भाग लेने वाले विद्यार्थी कक्षा 2 से 5 तक के होते थे। उनके लिए बच्चों का लगभग 100 गज की दूरी पर खड़ा करके गणित का एक टेढ़ा सवाल पूछा जाता था और जो बच्चा सवाल का उत्तर उस दूरी को तय कर सबसे पहले दौड़ कर देता उसे प्रथम पुरस्कार मिलता। इस प्रश्न का उत्तर हमेशा बिना किसी लेखन सामग्री का सहारा लिए सिर्फ जवानी देना पड़ता था, जिसे मेंटल कहा जाता था। मैं गणित दौड़ में हमेशा प्रथम आता था। तो लेखक किस में प्रथम आते थे? तो गणित दौड़ में आते थे। ये भी नोट कर लीजिएगा। जिसके कारण स्कूल के सारे अध्यापक मुझसे बहुत प्रसन्न रहते थे। यही कारण था कि मुझे कक्षा 3 में फेल करने पर बाबू साहब बलराम सिंह के डांटने पर मुंशी जी 1 महीना बाद पुनः पास करके कक्षा 4 में ले गए। किंतु हफ्ता 10 दिन में घूम फिर कर मुंशी जी 2 रुपए पास कराई ना पाने की शिकायत जरूर दोहराया करते थे। हकीकत यह है कि इन दिनों मेरी जैसी परिस्थिति वाले बच्चों के लिए 2 रुपए जुटाना एक बड़ा संघर्ष था। मेरे घर वाले बड़ी नफरत के साथ कहते थे कि यदि पैसा ही देकर पास होना है तो इसे पढ़ाने से क्या फ़ायदा। वे समझते थे कि मैं पढ़ने में कमज़ोर हूँ, इसलिए इम्तिहान में फेल हो जाता हूँगा, जिसके कारण पास कराई देना पड़ता है। वे यह मानने के लिए तैयार नहीं थे कि यह पास कराई एक प्रकार का घूस था जो हर किसी को देना पड़ता था, जिसका अच्छी खराब पढ़ाई से कुछ भी लेना देना नहीं था। यद्यपि उन दिनों भी सरकार ने दलितों की फीस माफ़ कर दी थी, फिर भी हर महीने 2 पैसा हमें चुकाना पड़ता था। अन्य सभी सवर्णीय छात्रों की फीस प्रति माह 54 थी। उस समय के भारत में वर्तमान मुद्राओं का प्रचलन नहीं हुआ था। रुपया आना और पैसा चलता था जो इंग्लैंड के शासन काल के थे। सिक्के 1 पैसा
अर्धनी, इकन्नी, दोवन्नी, चौवन्नी, अठन्नी और 1 रुपया के होते थे। सिक्के कौन कौन से होते थे? तो 1 पैसा होता था, अधन्नी होती थी, इकन्नी होता था, दोवन्नी, चौवन्नी, अठन्नी, 1 रुपये के होते थे। पॉइंट नोट, ये नॉलेज के लिए भी है। जिन पर इंग्लैंड की रानी या राजा के चिन्ह बने होते थे। तो मुर्दहिया में जो सिक्के थे उस पे किनका चित्र बनाया गया था? तो इंग्लैंड के रानी या राजा के चित्र थे। पॉइंट नोट, कागज के नोट 1, 2, 5, 10 या 100 रुपए के होते थे। पैसे वाले सिक्के 2 प्रकार के होते थे। आजकल के 50 पैसे के सिक्के के बराबर तांबे का बना एक सिक्का होता था, जिसके बीच में एक बड़ा गोल छेद होता था, जिसे गांव में छिदा पैसा कहा जाता था। तथा दूसरा 1 पैसे वाला सिक्का आज के रुपए वाले बड़े सिक्के के बराबर तांबे का ही बिना छेद वाला होता था, जिसे डब्बल कहा जाता था। डब्बल कहा जाता था। छिदा हुआ पैसा को करधनी में गूंथकर जन्मजात शिशुओं को कमर में पहनाना दलितों के बीच बड़ा शुभ माना जाता था। इसी शुभ प्रक्रिया में चवन्नियों के एक सिरे में सोनार द्वारा हुक लगवाकर धागे की बनी मोटी रस्सी में गूंथकर जंतर बनाकर बच्चों के गले में पहनाया जाता था। अठन्नी, इकन्नी और दोवन्नी वाले सिक्के गिलट तथा अन्य चांदी के बने होते थे। 1 रुपये वाला चांदी का सिक्का आज के रुपए वाले सिक्के से काफ़ी बड़ा तथा मोटा वजनी होता था, जिस पर रानी विक्टोरिया का चित्र होता था। तो 1 रुपये के सिक्के पर किसका चित्र होता था? तो रानी विक्टोरिया का चित्र होता था। पॉइंट टू नोट, इस सिक्के को हमारे गांव के दलित बिस्टोरिया कहते थे। क्या कहते थे? तो बिस्टोरिया। अब विक्टोरिया का अपभ्रंश बिस्टोरिया हो गया। तो बुढ़िया, बूढ़े तथा व्यक्ति इसी बिस्टोरिया के सिक्के को बचा बचा कर घर की जमीन में छिपा कर गाड़ देते थे। कभी कभी बिना किसी को बताए ही ये व्यक्ति मर जाते थे। ऐसे सिक्के वर्षों तक जमीन में छिपे रहते थे। कभी कभी गांवों में अक्सर सुनने को मिलता था कि घर गिर जाने पर पुनः निर्माण के लिए नींव खोदते समय ये सिक्के मिट्टी की बनी हड़िया में मिल जाया करते थे। ऐसी हड़ियों में कभी कभी सोने चांदी के गहने भी मिला करते थे। ऐसे ही छिपे हुए खजानों की तलाश के लिए गांव में उस समय रहने वाले ओझा और तांत्रिकों के चक्कर में कई व्यक्ति अपने बच्चों की बलि तक चढ़ा देते थे। इस तरह के खबरें आज भी कभी कभी अखबारों में मिल जाती है। तो यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जो नया हो वो सब्सक्राइब करें, और आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स।